मेरा नाम पिहू है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी। नयन नक्श भी बड़े तीखे थे। लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में छोटी छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं, जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर टोपी लगाए रखती थी। हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 17 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 17 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो। शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। प्यार देखे हैं तुमने अपने नंगे पांव खेल खेल कर कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो अब चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ लगा रहता था। मैंने मम्मी की विनती की कि बस यह आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस ये था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, या बराबर वाले राजू की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा देती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। तो राजू मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता, कोई बात नहीं पिहू, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो। राजू तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक वे लड़कों के साथ खेला कुदा करती बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी। और उसकी वजह शायद राजू था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा घर में कोई भाई नहीं था। पापा के फॉरेन में होते हुए 8 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 15 क्लास पढ़ी तो मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 22 साल की थी जब औरैया से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूत है, मैं तुम्हें अपने पास ही शादी करवाकर बेइज्जती नहीं होना चाहती हूँ। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय का बनाना नहीं आता। वो मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा आप आपस में प्यार है। वो तेरे सारे ऐब छुपा लेगी और यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेलकूद में ही अटका रहता था। शादी के 10 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने के तरकीब करती रही थी और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती थी। शायद शादी होने में 5 दिन बचे थे और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और यह 5 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंग उड़ती और कटती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती ताकि वह कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूं। खैर मेरी बारात औरैया से आई थी। दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापस का सफ़र शुरू हो गया था। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति सुनीत मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास औरैया में ही रहती थी, इसलिए यहाँ पर मेरा आना जाना न होने के बराबर था। न साल बाद मम्मी की यह सहेली हमारे घर मिलने आती थी। हफ्ता 20 दिन रहकर वापस चली जाती थी।
इसलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था और न ही अपने पति के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से पुनीत मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन में खेलती चली आ रही थी। वो मेरे सामने वाली सीट पर ही बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर वो भी इस भारी भरकम लहंगे के जोड़े के साथ। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से पहना था, हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रही या फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं 18 घंटे का ये सफ़र अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले मैंने ज्वेलरी जरूर उतार दिए थे और यहाँ पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाह कर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी मैं नहीं किए। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। ना जाने रात के किस समय मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा सुनीत सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी से हुई थी। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी, बस नाश्ता करा के ही सास ने मुझे कमरे में बैठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पांव रखे, ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पांव से टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्द ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर सुनीत की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागता देखकर वो मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उसका बचपन में मेरे घर आना जाना था, लेकिन अब सुनीत मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, सोकर उठ गई हो? नींद पूरी हो गई तुम्हारी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसे सोई थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। तो वो कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो उन्हें भी मैं ऐसा ही कहती थी। उस वक्त मुझे काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे सुनीत से यह कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, कि तभी उसने मेरा हाथ थाम के कहने लगा, बेशक हमारी माँ का आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब तुम्हें मेरे लिए पसंद किया और पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी होंगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी तराज नहीं है, बल्कि खुश हो कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। ये कहकर सुनीत ने साइड टेबल से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वो मेरी तारीफें करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ में खेला करती थी वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बातें नहीं की थी। इसलिए सुनीत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना मदहोश कर रहा था कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों हैं? लड़कियों के हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, न ही अपने हाथों की केयर करने की मुझे कोई परवाह थी। इसीलिए मेरे हाथ बड़े रूखे और फीके और हर वक्त लड़कों वाले खेल खेलकर मोटे से हो गए थे। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक रेड कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इन भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़े को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वह पहन ली थी। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही पुनीत हाथ में अत्तर की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर अतर छिड़कने लगा और कहने लगा, मुझे इस अतर की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले गया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वह मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा वो बाहर हॉल के सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो जैसे ये सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वह मुझे उतना दूर भागता था, वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ मीठी बातों ने मेरी दुनिया ही बदल दी थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों मुझसे कतराने लगा था। काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका व्यवहार मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, सुनीत, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो? तो वह कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तो वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तक मर्दों जैसी है। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं लोअर और टी शर्ट पहनती थी, इसलिए वह ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी सूट तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की वो सारी ड्रेस निकाल ली और उन्हें पहनना शुरू कर दिया, और अपनी सास के साथ मिलकर सुनीत की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी मैं अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 3 महीनों में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद सुनीत का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता। मैं उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और वो मेरा पति था। पति होने के नाते मैं पति के साथ हर रिश्ता कायम करना चाहती थी। पहले मैं जो हर चीज़ से लापरवाह थी, अब पुनीत की पसंद में ढलक अपनी पर्सनैलिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को पुनीत की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वो ऐसा ही था। मुझे अब भी बात नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाज़ें आने लगी और शोर से मेरी आंख खुली थी। मेरी सास और पुनीत में बहुत ही बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट ऑन थी
और कमरे से बहस करने की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात सुनीत और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सुनीत अपनी माँ से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, और यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लग, खबरदार जो तुमने ये शब्द भी अपने जुबान से निकाला। वह कहने लगा कि मम्मी मैं पिहू के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सा ऐब है? मेरी बच्ची में तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती हैं, पूरे घर को उसने संभाल लिया है। अपने पहनने, उठने, चलने फिरने, उठने बैठने तक का तरीका बदल दिया है। और एक तुम हो कि तुम उस पर सौतन लाकर बैठाना चाहते हो। वो कहने लगा, माँ मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ तो कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। मम्मी कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी वो गुजार सकती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझसे नजरें चुराता हुआ कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे तुम बता ही दो पुनीत की मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वो तो मैं खुद को रोज देखती हूँ। मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा अपना सब कुछ अच्छा ही लगता है। लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में? तो कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। लेडीज कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ, और मुझे तुम में से घाइन आती है। तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। मेरे पास आने को जी नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी नहीं लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती थी? जिन शब्दों में पुनीत ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझ में बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम मायके नहीं गई हो। तुम कुछ दिन के लिए अपने माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो सुनीत तो दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी। पिहू, तुम उसका हर काम समय पर करके दे रही हो, इसीलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 8 महीने के बाद मायके गई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए आधा घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए। लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी, क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का राजू भी था। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वो भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे सुनीत की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में बिजी थे, बस एक राजू था जो चुप था और एकटक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है पिहू, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये करते हुए ही मेरे शब्द ना जाने क्यों नम हो गए थे। वो मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था।
कहने लगा हाँ हाँ नजर आ रही है। मुझे तुम्हारी खुशी बचपन साथ गुजारा है। हमने साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपने आस्तीन चढ़ाते हुए मुझे कहा था। मैंने कहा तमीज से बात करो राजू, तुम्हारे जीजा जी है। वो कहने लगा तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा राजू वह बहुत अच्छा है, अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती राजू की बहन के साथ बचपन से ही बहुत थी। वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उससे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं राजू के घर चली गई। राजू उस समय अपने पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था। उनकी अपनी फर्नीचर की कई दुकानें मार्केट में थी और वह अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के समय घर गई थी, क्योंकि अगर घर पर रहता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर राजू की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि सुनीत बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसे चर्चा करते हुए वह सवाल ही पूछ लिया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी। वह मुझसे कहने लग गई कि वो मुझे एक लेडीज डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए। इसलिए मैं अगले दिन ही राजू की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवायां दे दी थी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी थी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और खुद अपनी सास से बात करने लगी। उसने सुनीत के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी कि मैं रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ पिहू, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद सुनीत को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अभी वैसा के वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द की टीश उठने लगी थी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो, ये सोचकर मैं वह दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती, लेकिन सुनीत की खातिर में ये सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर सुनीत की कॉल आ रही थी। जब से मैं अपने घर आई थी सुनीत की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वह कहने लगा तुम तो जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो पिहू। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दी है कि उसे सारे जहां की खूबियां बस तुम्हारे अंदर नजर आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें सिर्फ 20 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा, चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल ही क्यों ना कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं ये सुनकर रोने लगी थी। बार बार सुनीत सुनीत कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे राजू खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा तुम्हारे पति का फ़ोन था। मैंने कहा हाँ। कहने लगा क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो। वो उस वक्त काफ़ी सीरियसली मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा मेरे सर क्यों सवार रहते हो और बिन बताए मेरे कमरे में चले आते हो। तुम होते कौन हो
मेरे कमरे में इस तरह मेरे बिना अनुमति के आने वाले, जाओ निकलो यहाँ से। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी खरी बातें सुना दी थी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का विवाद तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है, तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे सुनीत की बात याद आने लगी। मैंने 2-3 टैबलेट निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियां शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने बहन अपने घर की थी, इसलिए मेरी माँ ने राजू को ही बुला लिया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। 4 दिन तक मैं जो खाती थी मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, ये दवा बहुत तेज है और उसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, आपके गुर्दे भी फेल कर सकती हैं। ऐसी दवाएं और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। मैंने रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, ये सब भगवान के हाथ में होता है, वो इंसान को कैसा शरीर दे, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमजोर होते हैं, जिन औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वो उनसे ऐसी बातें करते हैं, वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता, तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम करता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद भरने लगता और से भी आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका प्रति दिमागी मरीज है, यह बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। वह बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही राजू ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है ये समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आप हमेशा मुझे कहते थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, मैं अपने आप को सुनीत की खातिर बदल कर रख दिया था, सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सास से पूछ लीजिए, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहता है कि उसे मुझसे घिन आती है, मेरी संगत से उसका जी मितलाता है, मना नहीं लगता है। यह बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक ना दे। तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं ये सब कहते हुए रोए जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। वो खुद परेशान थी, कह रही थी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से पिहू की जिंदगी खराब हो गई है। मेरे बेटे का एक तवायफ की मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसके साथ नाजायज संबंध बना लिए थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर पिहू से शादी करवा दी, लेकिन उसे उस बाजारू औरतों की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएं नजर नहीं आई तो उसने पिहू में ऐब निकालना शुरू कर दिए। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे सुनीत से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी कि वह मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था, लेकिन मर्द जात से मेरा विश्वास अब उठ गया था। कभी तलाक हुए 1 महीने भी नहीं हुए थे कि राजू की माँ राजू का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी ही गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर तबार नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, राजू ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी ही नहीं करनी। वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी थी, जब एक बॉल आंगन में जाकर गिरी थी।
बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा लिया। दरवाजा खोलकर अपना बॉल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाजा बजाया गया, लेकिन किसी ने तो बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ा था। बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने राजू खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा, राजू मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। वो दरवाजे को ढकेलकर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है? मुझ में इनकार की वजह बताओ मम्मी। ऐसे ही। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा, क्यों? बहुत मोहब्बत है उस कमीने इंसान से तुम्हें, जो उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी चाहती हो। वो मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं, मर्दों से ही नफरत हो गई है। अपनी जिंदगी में किसी मर्द को शामिल ही नहीं करना चाहती। वो कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम ये झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें सुनीत से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो यह चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ सुनीत से प्यार है, उसी के गम में अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं प्यार है सुनीत से। क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? तो कहने लगा, ठीक है, फिर इसका सबूत दो मुझे। मैं इस फ्राइडे को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें सुनीत से नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर वह चला गया था। मैं रोने लगी थी। मैंने वाकई अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से भूलने लगे थे। मैंने उसकी बात पर कोई भी एतराज़ नहीं किया। फिर चुपचाप मैंने राजू से शादी कर ली थी। लेकिन हाँ, मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी कि कहीं वह भी मेरी उन्हें शब्दों से इंसल्ट ना करें, जैसे राजू ने की थी। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा, मैं रोने लगी थी। वह कहने लगा, पिहू, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम पर जता, जिसमें तुम्हारा कोई बस ही नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे ये सब कैसे पता। वो हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वह भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था मैं कि ऐसे नीच घटिया इंसान से पिहू को तलाक दिलवा दो। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमसे राजू बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी सुनीत से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई, वरना कभी तुम्हारी शादी वहां होने नहीं देता। बात करते करते राजू मेरी ज्वेलरी उतार चुका था और अब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, तो मेरे दिल को कोई डर नहीं था। सुकून से मैं राजू के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही होती है, जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। इंसान को हमेशा सुंदरता नहीं, सीरत देखनी चाहिए, क्योंकि सुंदरता तो वक्त के साथ साथ ढल जाती है और रह जाता है। तो सिर्फ इंसान की सीरत और उसका अच्छा चरित्र, जो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल बेस्ट कहानी इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।